सॉल्व द मंथ जुलाई एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डे। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन को कवर कर पाएँ और उसके एक्सटेंशन में अगर कोई रिएक्शन आता है तो उस पर्टिकुलर को हम यहाँ पे ले लें। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर NaBF4 का रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट क्या बनेगा। इसके ऊपर HCl क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, सेकंड क्या बनेगा। HBr क्यूप्रस ब्रोमाइड के रिएक्शन से थर्ड क्या बनेगा। Ki के रिएक्शन से फोर्थ क्या बनेगा। HBr कॉपर पाउडर के रिएक्शन से फिफ्थ क्या बनेगा। और इसके ऊपर KNO2 का रिएक्शन कराएं तो सिक्स के ऊपर SnHCl के रिएक्शन से सेवन्थ बनाना है और इसके ऊपर CH3COCl के रिएक्शन से एट्थ बनाना है। फिर CH3Cl AlCl3 के रिएक्शन से नाइन्थ बनाना है और नाइन्थ के ऊपर वाटर H+ के रिएक्शन से 10th बनाना है। फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर H3PO2 के रिएक्शन से 11th बनाना है। फिर 11th के ऊपर ओजोनेसिस रिएक्शन कराकर 12 और इसके ऊपर बेसिक मीडियम में ट्रीटमेंट करके 13th बनाना है। फिर इसी के ऊपर KOH के रिएक्शन से 14th बनाना है और 14th के ऊपर हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से 15th बनाना है। फिर ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से 16th बनाना है। फिर इसी 14th के ऊपर ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से 17th बनाना है। फिर इस 14 के ऊपर हाइड्रोजन निकल के रिएक्शन से 18th बनाना है। फिर कॉपर हीट 19th बनाना है। फिर NH2OH H+ 20 बनाना है। फिर इसके ऊपर फिर H+ के रिएक्शन से 21 बनाना है और 21 के ऊपर वाटर H+ के रिएक्शन से 22, जिसके ऊपर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके कोई एक पॉलीमर 23 बनाना है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर एनिलीन का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराकर 24th बनाना है। फिनॉल का बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराकर 25 बनाना है। फिर इसी के ऊपर बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन करके 26 बनाना है। फिर इसके ऊपर KCN का रिएक्शन करके 27 बनाना है, जिसके ऊपर एसिड मीडियम में वाटर का रिएक्शन कराकर 28 बनाना है। और फिर इसके ऊपर SOCl2 के रिएक्शन से 29 बनाना है और फिर डाइजोमीथेन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के रिएक्शन से 30 बनाना है। और फिर 28 के ऊपर ही डाइजोमीथेन के ट्रीटमेंट फॉलोड बाई मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आपको 31 बनाना है। तो इस एक रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस और उसके एक्सटेंशन में अगर कोई रिएक्शंस आते हैं उन पर्टिकुलर को हम यहाँ पे कवर कर पाएँ। तो अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ध्यान से देखो, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर के अंदर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इस कार्बन के पास बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस कार्बन के पास बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से इस कार्बन के ऊपर अटैक करके इस नाइट्रोजन गैस को निकाल सकती है। तो अगर हम यहाँ से नाइट्रोजन गैस को निकाल दें तो यहाँ से जो कंपाउंड मिलता है उसमें सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग किया और कॉरस्पॉन्डिंग एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है उसमें इसके ऊपर NaBF4 का रिएक्शन करा रखा है। तो NaBF4 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा Na+ और BF4 निगेटिव, BF4 निगेटिव। तो यहीं पे फ्लोराइड एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और नाइट्रोजन गैस सिस्टम से निकल जाता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन, यहाँ से मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अगर हम सेकंड रिएक्शन में बात करें तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहाँ पे Cl निगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और Cl निगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड हो जाता है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे Br एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कंपाउंड बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। इस वाले केस में I निगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है आइडोबेंजीन। यहाँ भी कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में Br निगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अटैक करके यहाँ भी मिल जाता है आपका ब्रोमोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन बनाने का एक मेथड ये भी होता है कि हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर NaBF4 का रिएक्शन कराकर फ्लोरोबेंजीन बना दें। तो नॉर्मल सा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं, तो उन हेलोजिनेशन रिएक्शन की लिमिटेशन है कि उसमें हम क्लोरिनेशन करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, आयोडीनेशन करा सकते हैं, लेकिन फ्लोरिनेशन रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। तो अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना होगा और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर NaBF4 का रिएक्शन करके हमें बनाना होता है फ्लोरोबेंजीन।
तो इस फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशंस को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं बाल्ट-सीमैन रिएक्शन, बाल्ट-सीमैन रिएक्शन। तो यहाँ के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ कि एक नेम रिएक्शन बाल्ट-सीमैन रिएक्शन को कवर कर पाएँ। यहीं पे अगर हमने HCl का रिएक्शन कराया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, HBr का रिएक्शन कराया क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, और Ki का रिएक्शन कराया और इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बनाया, तो इन तीनों रिएक्शंस को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। यहीं पे अगर हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड की जगह अगर हमने कॉपर पाउडर लिया तो इस पर्टिकुलर में भी यहाँ पे आपने बनाया हुआ है ब्रोमोबेंजीन, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम नाम देते हैं गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। तो इस हेलोबेंजीन बनाने में तीन नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है, एक है बाल्ट-सीमैन रिएक्शन, एक है सैंडमेयर रिएक्शन और एक पर्टिकुलर आपका है गैटरमैन रिएक्शन। तो केयरफुल रहना है कि अगर आपने क्यूप्रस हैलाइड लिया तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर, लेकिन अगर आपने कॉपर पाउडर लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन और हेलोबेंजीन, और इसको जो नाम देते हैं वो होता है गैटरमैन रिएक्शन। यहाँ भी अगर हमने NO2 को एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया और NO2 का अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो वहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन देखा, और नाइट्रोबेंजीन के ऊपर SnHCl मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है रिडक्शन का, और NO2 को अगर हम चाहते हैं NH2 में कन्वर्ट हो तो उसके केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है SnHCl, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो NO2 का कन्वर्जन NH2 में हो जाता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना लिया एनिलीन। अगर एनिलीन के ऊपर बात कर रहा है CH3COCl तो यही एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करके हेलोजन को सिस्टम से निकाल लेता है। तो अमीन को अमाइड में अगर कन्वर्ट करना है, अमीन को अगर हमें अमाइड में कन्वर्ट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में हम रिएक्शन कराते हैं एसिड हैलाइड का या एसिड एनहाइड्राइड का, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर ले और अमीन्स को अमाइड में कन्वर्ट कर दे। केयरफुल रहना है, अगर वो बात करता है एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की, लेकिन अगर वो बात कर रहा है केवल CH3COCl और रिएक्शन कर रहा है एनिलीन की तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर की रिएक्टिविटी को कम करने की बात कर रहा है, और रिएक्टिविटी को कम करने के लिए एसिड हैलाइड का रिएक्शन कराकर इसने बना दिया अमाइड, कि इसमें NH2 के प्लस के कारण रिंग हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो एक साथ 2, 4, 6 के ऊपर अटैक होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन पर्टिकुलर के रिएक्टिविटी को कम कर दें तो रिएक्टिविटी को कम करने के लिए एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराकर हम बना लेते हैं अमाइड, और एक बार जब अमाइड बन जाए तो इस पर्टिकुलर केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर CO के द्वारा भी खींचा जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा भी खींचा जाएगा, और CC का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू CO, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड CO खींच लेगा और डोनेशन काफ़ी कम हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा डोनेशन CC को मिल रहा है, जिसके कारण ऑर्थो पैरा पोजिशन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एनिलीन में उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दें तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होता है अमाइड में, और अब हम जो चाहते हैं रिएक्शन कराना फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो इस फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में इस नाइट्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्थो पे स्टेरिक खंडन ज़्यादा होने के कारण आप पैरा पे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दोगे, और पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनाने के बाद बनाने के बाद हम चाहते हैं कि फिर से इसे एनिलीन में कन्वर्ट कर दें। तो जब भी हमें अमाइड के ऊपर हाइड्रोलिसिस की बात करता है, तो इसी अमाइड के ब्रेकिंग से करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है अमीन्स, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम से बाहर निकल जाती है। तो अगर हम जो रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम डायरेक्ट अल्काइलेशन करा लें, लेकिन अगर एनिलीन के ऊपर डायरेक्ट अल्काइलेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl AlCl3 तो ऐसा देखा जाता है कि नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन एज अ बेस इस AlCl3 के ऊपर अटैक कर लेता है, और जब नाइट्रोजन एज अ बेस इस AlCl3 के ऊपर अटैक करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, और इस कॉम्प्लेक्स के कारण बेंजीन का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड
इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं हो पाती है कि वो फिर से किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि एनिलीन से पैरा मिथाइल एनिलीन का फॉर्मेशन करें, तो इसलिए सबसे पहले आपने इसकी रिएक्टिविटी को कम किया। रिएक्टिविटी को कम करने के बाद फिर से इसके ऊपर अल्काइलेशन कराया, या जिस तरह का रिएक्शन कराना चाहते हो उस तरह का रिएक्शन कराया, और फिर से हम चाहते हैं कि इस अमाइड को अमीन्स में कन्वर्ट कर दें। तो अमाइड को अमीन्स में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम यूज़ करते हैं वाटर H+, जिससे इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाए और फिर से अमीन्स में कन्वर्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने जो रिएक्शंस पढ़ा उसमें आपने देखा पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन, फिर इसके बाद रिडक्शन, फिर रिडक्शन के बाद कहीं ना कहीं आपने इसकी रिएक्टिविटी कम करने के बारे में सोचा और रिएक्टिविटी कम करके अमाइड बनाया, फिर फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराया, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करके आपने ओवरऑल अमीन्स बना दिया। अगर मैं इधर चलता हूँ तो इस केस में जब भी आपको बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में H3PO2 एक रिडक्शन का काम करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें मिलती हैं वो होती हैं बेंजीन। तो जब भी आपको बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो दो रिएजेंट हमेशा दिमाग में रखिए, एक H3PO2 और एक इथेनॉल। इन दोनों के प्रेजेंस में डाइज़ोनियम सॉल्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि बेंजीन के ऊपर ओजोनलाइसिस करा दें, तो बेंजीन के ऊपर ओजोनलाइसिस कराएंगे तो कार्बन कार्बन तीनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक O इधर आता है, एक O इधर आता है, यहाँ एक O आएगा, यहाँ एक O आएगा, यहाँ एक O और एक यहाँ एक O। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी HCO और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग H, यहाँ भी HCOCOH, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है सेम है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो HCO मतलब ये पार्ट भी आपका सेम है। तो तीन मॉलिक्यूल आपको ग्लाइऑक्सल मिलता है और इस ग्लाइऑक्सल के ऊपर कह रहा है OH नेगेटिव का ट्रीटमेंट, मतलब एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। तो कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस की। तो इसका मतलब अगर इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस को देखें तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस में HCOCOH OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा और ब्रेकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें चीज़ें मिलती हैं HCOCO नेगेटिव H और यहाँ पे आ जाता है OH। फिर हम इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें चीज़ें मिलती हैं HCO नेगेटिव HCOOH। ये एल्कोक्साइड एक अच्छा बेस और यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक, तो इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें मिलती हैं CH2OH और साथ साथ CO नेगेटिव, मतलब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साथ अल्कोहल। दैट मीन्स अगर हम कैनिजारो रिएक्शन को ध्यान से देखें तो कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो इसी एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड का आपने रिडक्शन करा दिया और रिडक्शन कराकर CH2OH बना लिया और इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया और ऑक्सीडेशन कराकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं कैनिजारो की, कैनिजारो रिएक्शन की। तो कैनिजारो रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया। अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे बना लेगा फिनॉल, यहाँ पे बना लेता है वो फिनॉल और फिर कह रहा है कि फिनॉल के ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड OH के +M के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लेकिन ऑर्थो के पास स्टेरिक हिंडेंस होने के कारण जो मेजर प्रोडक्ट लेके चलोगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा। तो 15 की जो बात कर रहे हैं वो 15 की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना दिया पैरा पोजीशन पे SO3H। फिर आपसे कह रहा है ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है कि OH के +M के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे तो Br आएंगे ही आएंगे, साथ में SO3H सिस्टम से निकल जाता है, डिसल्फोनेट हो जाता है और डिसल्फोनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें यहाँ OH, इस ऑर्थो पे Br, इस ऑर्थो पे Br, साथ में
इस पैरा का SO3H का निकलना और पैरा पोजीशन पे Br का अटैचमेंट होना। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लास्ट स्टेप में जब डीप्रोटोनेट कराते हैं, तो जब भी डीप्रोटोनेशन होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम प्रोटॉन को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को निकालें, प्रोटॉन को छोड़कर हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है SO3H, वहीं पे प्रोटॉन को छोड़कर किसी रिएक्शन में अगर COOH निकलता, तो अगर प्रोटॉन को छोड़कर कोई दूसरी स्पेसीज बाहर निकलती है जैसे COOH या जैसे SO3H, तो इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम नाम देते हैं इप्सो रिएक्शन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे इप्सो रिएक्शन की बात पूछी गई है कि आप पैरा पोजीशन का SO3H को निकाल लो और यहाँ पे अटैचमेंट करो Br का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल का प्रिपरेशन है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट देखा हुआ है कि OH के प्लस M के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इससे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराकर हम यहाँ भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराकर 2,4,6 बनाया और यहाँ पे आपने पहले इसके ऊपर सल्फोनेशन कराया और एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि क्या हम यहाँ से सिस्टम से SO3H को निकालें या ना निकालें। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम यूज़ करते हैं ब्रोमीन वाटर, तो सिस्टम में ऑर्थो पोजीशन में Br तो आता ही आता है, साथ में पैरा पोजीशन में भी Br आता है और सिस्टम SO3H सिस्टम से निकल जाता है। और इस तरह के रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो नाम होता है इप्सो रिएक्शन। यहाँ पे हमने फिनॉल के ऊपर हाइड्रोजन निकल, मतलब कहीं ना कहीं हमने रिडक्शन की बात किया है। तो बेंजीन के ऊपर नॉर्मल कंडीशन में रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में रिडक्शन हमें कराने हैं, तो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करके हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराकर डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करके वो इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। और फिनॉल से आपने बना लेना है साइक्लोहेक्सेनॉल, और साइक्लोहेक्सेनॉल के ऊपर कॉपर हीट, मतलब इस पर्टिकुलर का वो ऑक्सीडेशन करा रहा है और ऑक्सीडेशन कराकर ये बना रहा है साइक्लोहेक्सेनोन। जब भी किसी कीटोन या एल्डिहाइड के ऊपर NH2OH का रिएक्शन कराते हो, जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर NH2OH का रिएक्शन कराते हैं, तो यहीं से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्डोक्सीम और कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोक्सीम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने एक कीटोक्सीम बनाया और कीटोक्सीम के ऊपर जब एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बात कर रहा है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट का, कहीं ना कहीं बात कर रहा है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट का, कि जब भी कीटोक्सीम के ऊपर एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलता है एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो अगर मैं इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखूं, अगर इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखूं, तो यहाँ पे आपने बना रखा है कीटोक्सीम और ट्रीटमेंट कर रहे हो किसी एसिड का, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर एज अ बेस इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये इस तरह के कुछ स्पेसीज का फॉर्मेशन करता है। फिर वाटर का सिस्टम से निकलना, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होना और इस पर्टिकुलर बॉन्ड का टूटना, एक साथ इस कार्बन का इस नाइट्रोजन से अटैचमेंट, इस कार्बन का इस नाइट्रोजन से अटैचमेंट, जिस पार्ट में चेंज ना हो उसे पहले बना लो और इस कार्बन को लाकर इस नाइट्रोजन से अटैच करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दो। और इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर जो ये वाटर सिस्टम से निकल रहा है, यही वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर लेता है और प्रोटॉन को सिस्टम से निकाल लेता है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एक 7 मेंबर्ड रिंग होगी, एक 7 मेंबर्ड रिंग होगी। एक जगह आपको लगाना है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा OH, जो बाद में टॉटमराइजेशन से बना लेगा 7 मेंबर्ड रिंग, यहाँ NH और डबल बॉन्ड CO, मतलब 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड का फॉर्मेशन कर देगा और 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड वो कुछ ऐसी बन जाएगी, वो कुछ ऐसी बन जाएगी। और इसी 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड को जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। और इस अमाइड के ऊपर हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, तो अमाइड के ऊपर हाइड्रोलिसिस कराकर आपको जो चीज़ें बनानी हैं वो बनानी है अमीन्स और साथ में NH2 1 2 3 4 5 5 कार्बन, CH2 5 टाइम्स और फिर बात कर रहा है COOH। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना दिया NH2 CH2 5 टाइम्स COOH। और इसी का एक मोनोमर यूनिट फिर बार बार रिएक्शन करता चला जाए तो एक अमीन दूसरे एसिड का रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बनाएगा अमाइड।
तो इसी तरह की अगर हम दूसरी स्पेसीज लें, इसी तरह की अगर हम दूसरी स्पेसीज लें 5 टाइम और COOH, तो यहीं से बार बार वाटर का निकलना होगा, इधर से बार बार वाटर का निकलना होगा, और यही स्केलेटन बार बार रिपीट करेगी। तो रिपीटिशन के थ्रू जो यहाँ चीज़ें बनेंगी वो होगा NHCH2 5 टाइम CO, और यही चीज़ बार बार यहाँ से रिपीट करेगी, और इसी पर्टिकुलर को हम बोलते हैं नायलॉन 6, जो कि एक पॉलीमर है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा फिनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉल बनाया, साइक्लोहेक्सेनॉल से आपने कीटोन्स बनाया, कीटोन से आपने ऑक्सीम्स बनाए, ऑक्सीम्स के ऊपर बैकमेंस रीअरेंजमेंट कराकर आपने अमाइड बनाया, इस अमाइड की हाइड्रोलिसिस कराकर आपने एसिड और अमीन्स बनाई, और इसका पॉलीमर रिएक्शन के थ्रू आपने बना लिया नायलॉन 6। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में आपने ले रखा है बेंजीन डाइयोनियम सॉल्ट, और रिएक्शन करा रहा है एनिलीन का इनवेसिक मीडियम। तो यहाँ पे केयरफुल रहिए कि यहाँ पे आपके पास एक साइड ऐसा भी हो सकता है, कि इस नाइट्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण इस नाइट्रोजन के पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस NH2 के प्लस M के कारण पैरा पोजिशन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, और सिस्टम में आपके पास है डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसका पैरा पोजिशन इसके ऊपर अटैक कर लेता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो होगा NH2, फिर यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे अगेन हो जाएगा PH, यहाँ पे अगेन हो गया PH। तो इसका मतलब इसकी पैरा पोजिशन के इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होने के कारण ऑर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और ये पैरा जहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस कम होगा तो ये इसके ऊपर अटैक करके इस तरह का फॉर्मेशन करेगा। और यही रिएक्शन अगर हमने फिनॉल लिया हुआ है तो फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने यूज़ किया हुआ है बेस, कि बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर O निगेटिव बना लें, और O निगेटिव के प्लस M के कारण ऑर्थो पैरा पोजिशन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए, और जिसके कारण अगर हमने यहाँ पे फिनॉल भी लिया तो फिनॉल भी इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करके इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे फॉर्म कर लेता है, और इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डाइजो कपलिंग रिएक्शन। मतलब जब कभी सिस्टम में डाइजोनियम सॉल्ट हो और इसका रिएक्शन करा रहे हो एनिलीन के साथ, या इसका रिएक्शन करा रहे हो फिनॉल के साथ, तो एनिलीन और फिनॉल में ऑर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और पैरा पोजिशन के पास स्टेरिक हिंडेंस कम होने के कारण पैरा एज ए न्यूक्लियोफाइल डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर अटैक कर लेता है, और अटैक करके इस तरह का डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसी तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डाइजो कपलिंग रिएक्शन, कि कहीं ना कहीं ये पार्ट और ये पार्ट आपस में जुड़ गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें आपने बनाई वो हो जाएगा NH2, फिर PH, फिर यहाँ पे N2PH। इसी को अगर हम छोटा कर दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है N2PH। इसी में अगर हम बात करते हैं एनिलीन के कॉरस्पॉन्डिंग, या हम बात करते हैं फिनॉल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो फिनॉल के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमने यहाँ बना लिया N2PH। अगर हम बीटा नेफ्थॉल को देखें तो बीटा नेफ्थॉल भी कहीं ना कहीं आपका फिनॉल से डेराइव्ड पार्ट है। तो बीटा नेफ्थॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो नेफ्थलीन में इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा और इस पोजीशन को बोलते हैं बीटा। तो दैट मीन्स अगर मैं इसी पर्टिकुलर पे OH का अटैचमेंट कर दूं तो इस पर्टिकुलर का नाम हो जाता है बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल के अगर आप ध्यान से देखो तो इस OH के प्लस M के कारण ये पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये पैरा पे पहले से ब्लॉकिंग है, तो हमें इन्हीं ऑर्थो के ऊपर इसका अटैक करा देना है। और अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को एक बार फिर से लिखें तो ये है, तो इसी ऑर्थो के कारण अब ये इसके ऊपर अटैक करता है और इस बॉन्ड की ये ब्रेकिंग कर लेगा। और कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगी वो कंपाउंड कुछ ऐसी हो जाएगी
कि यहाँ बीटा नेफ्थॉल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डाइज़ोनियम सॉल्ट का इसके ऊपर अटैचमेंट हो गया और ये एक रेड कलर की डाई है, ये एक रेड कलर की डाई है। तो केयरफुल रहिएगा, कुछ डाइज के कलर्स दिमाग में रखने हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बीटा नेफ्थॉल के ऊपर डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन होता है तो इस पर्टिकुलर कलर डाई का कलर जो होगा रेड, और एक इंडिगो डाई जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इंडिगो डाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंडिगो डाई का स्ट्रक्चर होता है ब्लू। तो यहाँ पे हमने जो रिएक्शन की बात सोची हुई है वो रिएक्शन की बात की हुई है कि बीटा नेफ्थॉल के ऊपर डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं, तो बीटा नेफ्थॉल के ऊपर डाइज़ोनियम सॉल्ट के रिएक्शन से हमें मिल जाता है रेड कलर की डाई। यहाँ पे अगर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन केसीएन के साथ कराएं तो केसीएन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके ऊपर अटैक करके ये बना लेता है साइनोबेंजीन, ये यूँ कहें बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और फिर इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस, तो जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, यहाँ से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर SOCl2 का रिएक्शन कराते हैं तो यही तुम्हारा OH का कन्वर्जन हो जाएगा Cl में, और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमें एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में यूज़ करना होता है SOCl2। या अगर कभी अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो उस केस में यूज़ करना होता है SOCl2। तो एसिड का कन्वर्जन आपने एसिड क्लोराइड में कर दिया, और फिर कह रहा है कि एसिड क्लोराइड के ऊपर डाइज़ोमीथेन का रिएक्शन है, तो जब हम एसिड क्लोराइड के ऊपर डाइज़ोमीथेन का रिएक्शन कराएंगे, डाइज़ोमीथेन का रिएक्शन कराएंगे तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है और Cl को सिस्टम से निकाल लेता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है PHCOCH2N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। तो दूसरा डाइज़ोमीथेन एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींच लेता है, और खींचने के करस्पॉन्डिंग मिल जाती है PHCOCH निगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना, फिनाइल का यहाँ से इधर शिफ्ट होना और नाइट्रोजन गैस का निकलना, तीनों एक साथ। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट की, और रीअरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पीएच यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है CO डबल बॉन्ड CH और साथ में यहाँ पे PH। इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और इसके ऊपर फिर आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात करनी है वाटर का रिएक्शन, और वाटर का रिएक्शन से OHH जोड़कर ओवरऑल बना लेना है PH CH2 और COOH। तो यहाँ से आपने बना लिया PH CH2 COOH। लेकिन यही चीज़ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर डायरेक्ट मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का और साथ साथ डाइज़ोमीथेन का रिएक्शन कराते हैं तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, ये एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींचता है, और जब सिस्टम से प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा PHCOO निगेटिव, और यहाँ से निकला CH3N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव के कारण यहाँ भी बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके नाइट्रोजन गैस को निकाल लेगा। तो अगर हम नाइट्रोजन गैस को यहाँ से निकाल दें तो यहाँ जो प्रोडक्ट होता है वो होगा PHCOOCH3। मतलब अगर हमें कभी भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल एस्टर का फॉर्मेशन करना है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल एस्टर का फॉर्मेशन करना है, तो उस केस में यूज़ करना होता है डाइज़ोमीथेन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। लेकिन जितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसका नेक्स्ट हायर होमोलॉग बनाना है, जितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उसका नेक्स्ट हायर होमोलॉग बनाना है तो पहले हमें इस एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना है, और एसिड हैलाइड के ऊपर डाइज़ोमीथेन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करा के हमें उसका नेक्स्ट हायर होमोलॉग बना लेना है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं अर्न एस्टर एसिड सिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं आपने नेक्स्ट हायर होमोलॉग बनाना अर्न एस्टर एसिड सिंथेसिस के बारे में देखा,
और यहाँ पर हमने देख लिया कि किसी एसिड को अगर हमें मिथाइल एस्टर में कन्वर्ट करना है तो ये ले लें। तो एक रिएक्शन के थ्रू आपने पहले देखा हुआ है इसके ऊपर अटैक और इसके करस्पॉन्डिंग आपने बना लिया फ्लोरोबेंजीन बाल्ट-सीमन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडोबेंजीन, मतलब गेट अ मैन रिएक्शन। फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड कॉपर पाउडर के रिएक्शन से HBr के रिएक्शन के साथ आपने देख लिया ब्रोमोबेंजीन, मतलब गेट अ मैन रिएक्शन। फिर आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि NO2 एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और अटैक करने का नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है, और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन के बाद आपने देखा रिडक्शन। फिर आपने देखा इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए अमाइड का फॉर्मेशन, फिर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का कॉरस्पॉन्डिंग अमीन का फॉर्मेशन देख लिया है। यहाँ पे आपने देखा इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का बेंजीन में कन्वर्जन, फिर बेंजीन में कन्वर्जन के बाद आपने देखा हुआ है इसकी ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस के बाद आपने देखा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव का अटैक करना, फिनॉल का बनाना, फिर फिनॉल के बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर पैरा पोजीशन पे SO3H का जोड़ना, फिर इप्सो रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन किया, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने नॉर्मल वे में कराया। यहाँ पे आपने देखा रिडक्शन, मतलब फिनॉल का अल्कोहल में कन्वर्जन, फिर अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन, कीटोन का ऑक्सीम में कन्वर्जन, ऑक्सीम के ऊपर एसिड का रिएक्शन करके बैकमैन्स रिएजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड में कन्वर्जन, फिर अमाइड्स का अमीन्स और एसिड में कन्वर्जन, और इसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से नायलॉन 6 का फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने जो बात किया हुआ है ये बात किया हुआ है डाइजो कपलिंग रिएक्शन कि अगर हमने एनिलीन लिया और मीडियम एसिडिक लिया, इस वाले केस में केयरफुल रहना है कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए। तो एसिडिक यहाँ पे जो लेके चलना है वो लेके चलना है 5 to 6 pH। अगर हम pH के टर्म्स में देखें तो इसका मीडियम होना चाहिए 5 to 6। इसमें फिनॉल के रिएक्शन में मीडियम बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं लेके चलना है, यहाँ पे जो मीडियम होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 9 के आसपास, 9 के आसपास, pH की वैल्यू 9 के आसपास। यहाँ पे आपने बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन कराकर आपने एक कंपाउंड बनाया, वो कंपाउंड था एक रेड कलर की डाई, एक रेड कलर की डाई, ये बीटा नेफ्थॉल, और यहाँ बना लिया N2PH जो एक रेड कलर की डाई है। यहाँ पे आपने बात किया हुआ है कि केसियन के रिएक्शन कराकर, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराकर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल का फॉर्मेशन, फिर इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराकर बेंजोइक एसिड, फिर इस पर्टिकुलर के ऊपर SOCl2 का रिएक्शन कराकर एसिड का एसिड हैलाइड में कन्वर्जन, और फिर एसिड हैलाइड के ऊपर डाइजोमीथेन का रिएक्शन कराकर आपने बना लिया नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आपने बोला हुआ है अर्न एस्टर एसिड सिंथेसिस। फिर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर हम डाइजोमीथेन का रिएक्शन कराते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है मिथाइल एस्टर। तो एक ही रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कोशिश किया कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन ले लें और साथ में कुछ एक्सटेंडेड रिएक्शंस हैं तो उस पर्टिकुलर को भी यहाँ पे कवर कर लें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो खासकर दिमाग में रखनी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेम रिएक्शन, कि नेम रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे अगर आप दिमाग में बैठा लो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी।